नए आईपीसी में, इन नए भारतीय न्याय संहिता में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वह चैप्टर वाइज रखा गया है। अगर वह महिलाओं के संदर्भ में है तो आईपीसी में महिलाओं के संदर्भ में जितना भी ऑफेंस था उसको एक चैप्टर में ला दिया गया है। प्रॉपर्टी के संदर्भ में भी, प्रॉपर्टी ऑफेंस में भी अलग अलग स्कैटर्ड था, एक शुरुआत में, एक बीच में, आखिरी में। तो अगर आपको प्रॉपर्टी के केस में कुछ अगर क्रिमिनल केस फाइल करना है तो आपको पूरा आईपीसी पढ़ना पड़ता था। अब उसको भी एक चैप्टर में, आप खाली वो पर्टिकुलर चैप्टर रीड करो, आपको पूरा का पूरा प्रॉपर्टी के संदर्भ में सारे के सारे ऑफेंस आ जाएंगे। यह सबसे मूलभूत बदलाव जो आम आदमी के लिए फायदे का है। अमेरिका में हमारे देश में कम से कम 4 से 5 हजार कायदे हैं। कितने कायदे हैं? 4 से 5 हजार कायदे हैं। और उसमें से ज्यादातर कायदा तो वकीलों को नहीं मालूम है, प्रैक्टिकल है। पुलिस मशीनरी को भी हमें बताना पड़ता है कि साहब यह एक्ट है। न्यायाधीश साहब को भी नहीं पता है, क्योंकि 5000 कानून की जानकारी रखना एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही मुश्किल है। अमेरिका में क्या है, एक ही कानून में सारा का सारा आ गया है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, महिलाओं का हो, टेररिस्ट का हो, पूरा एक ही कानून में कंपाइलेशन कर दिया गया है, उसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो वह एक, अगर आपके पास है, एक किताब आपके पास है, तो आपको उस देश में होने वाले सभी अपराधों का निचोड़ उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी इंडिया में आईटी एक्ट अलग है, महिलाओं का डीवी एक्ट अलग है, टाणा, मकोका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, सबके लिए अलग अलग कानून है। तो यह आम जनता को अपील नहीं करता है। आम आदमी कितना कानून रीड करेगा? लेकिन अमेरिका में सिस्टम है, एक ही बुक आप ले लो, हर कानून, हर एक्ट का उसमें कोई ना कोई चैप्टर है। तो अभी भी हमारा देश इसमें लैकिंग कर रहा है सब। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हमारे भारतीय व्यवस्था में टेररिस्ट के लिए अलग कायदा था, चाइल्ड लेबर के लिए अलग कायदा, टोटली अलग कायदा। लेकिन अभी जो नया कानून है कुछ चीजों को समराइज किया है। सर अभी आपको इसमें टेररिस्ट के लिए आपको अलग से मकोका लाने की जरूरत नहीं है, वह इसी में अवेलेबल है। अगर वह टेररिस्ट है तो आपको भारतीय न्याय संहिता में ही प्रोविजन है कि आप उसको एज ए टेररिस्ट करके स्पेसिफिक ऑफेंस डिक्लेयर किया है कि आपको अलग एक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी में आ जाओ। नीड ऑफ आवर, जो अमेरिका में जो सिस्टम है कि एक ही किताब में ज्यादा से ज्यादा ऑफेंस इंक्लूड हो, आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी न पड़े, आम आदमी को 5000 किताबें पढ़नी न पड़े, क्योंकि हर एक ऑफेंस के लिए, हर एक सेक्शन ऑफ ऑफेंस के लिए अलग अलग किताबें हैं। लेकिन अभी ज्यादातर ऑफेंसेस को इसमें समराइज किया गया है। टेररिस्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट के लिए आपको अलग कानून है, अभी उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। माने आपको लगता है कि कोई भी गैर कानूनी चीज हो रही है जो एक देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे संविधान के लिए कुछ अगर खतरा है तो उसका अभी के भारतीय न्याय संहिता में कहीं ना कहीं प्रोविजन होगा, जो आईपीसी लैकिंग कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा ऑफेंस को इंक्लूड करने का प्रयास संसद के द्वारा इस कायदे में किया गया है। अब आपको मैं कुछ आपके काम का चीज, आप यहां पर आए हो तो आपके मन में होगा कि मैं 1 घंटा लेक्चर सुनूंगा, लेकिन हमें जानकारी क्या मिलेगी, मैं क्या लेके आऊंगा वहां से? तो आपके जानकारी की बात अभी मैं आपको बता रहा हूं। इस कानून में अब तक क्या था, आईपीसी में
सिर्फ सजा देने का ही प्रावधान था। अंग्रेजों का मानना था कि लोगों को डरा करके रखो। नए कानून में है कि नहीं, अगर आपने गुनाह किया है तो आपको कम्युनिटी सर्विस करो, लोगों की सेवा कर जाओ। आप सेवा करो, आपको हम माफ कर देंगे, आपको हम जेल में नहीं डालेंगे। यह जो मानसिकता जो बदला हुआ है, क्योंकि भारतीय हमारे हैं, भारतीय को हमें न्याय देना है, तो सभी को दंड करके काम नहीं बनेगा, लोगों को सुधरने का मौका दो। तो एक वर्ड आया है कम्युनिटी सर्विस। आपने किसी को बदनाम कर दिया, आपने छोटा सा चोरी किया, 6 तरीकों के जो ऑफेंस है, पेटी ऑफेंस अभी जस्ट शुरुआत है। अगर बड़े ऑफेंस में अगर कम्युनिटी सर्विस हो जाता तो यह हमारे लिए नुकसान होता, क्योंकि बड़ा क्राइम करके लोग कहते भाई हम वी आर रेडी फॉर कम्युनिटी सर्विस, तो क्राइम का रेट बढ़ जाता। तो जस्ट देखने के लिए कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, तो पहली बार भारतीय न्याय, आधुनिक न्याय व्यवस्था में कम्युनिटी सर्विस। चोरी किया, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग क्राइम मजबूरी में कर देते हैं, ऐसा भी होता है। कभी कभी क्राइम लोग अनजाने में कर देते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो आपको पनिशमेंट अगर आपने दिया तो आप उसमें अन्याय कर रहे हो। इस बात का एहसास अंग्रेजों के आईपीसी में नहीं था। आज के भारतीय न्याय संहिता में इस एंगल को भी देखा गया है, गंभीरता से लिया गया है, और इसके लिए कम्युनिटी सर्विस जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस जो नया अमेंडमेंट आया है। आपने अगर छोटी की चोरी कर लिया, सपोज किसी को भूख लगी है, उसके पास पैसे नहीं है, उस बेचारे ने पेट भरने के लिए चोरी कर लिया, तो क्या आप उसको जेल में डालेंगे? मानवीय एंगल से नहीं, लेकिन कानूनी एंगल से एस। लेकिन अब यह नहीं है, क्योंकि अब हमारा न्यायिक व्यवस्था भी कहता है कि अगर कोर्ट के सामने ऐसा अगर कोई दृश्य आ गया कि उसने ऑफेंस किया है, लेकिन इट वॉज हिज नीड और ही वॉज नॉट अवेयर दैट बाय दिस मीन्स, इस एक्ट के द्वारा वो ऑफेंस है, तो कोर्ट उसको कम्युनिटी सर्विस में डाले इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इन जेल। तो यह हमारे, इसीलिए इसको नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। तुमने गुनाह तो किया है इन द आइज ऑफ लॉ, लेकिन आपको हम न्याय देंगे, आपको हम सजा नहीं देंगे। इसके पीछे का जो लॉजिक ऐसा ही है। अब तक क्या था, कई सारे लोग भारत के बाहर बैठ करके भारत के विरोध में साजिश रचते थे, और हमारी कानून व्यवस्था, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्था में हम उनका कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने हमारे देश का नुकसान किया है। पाकिस्तान में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके, कनाडा में बैठ करके हमारे भारत के विरोध में गतिविधि चलाते हैं, लेकिन हमारा जो कानून था कि अगर आपने इंडिया में नहीं किया तो हम कैसे ऑफेंस ले लें। उनका एक बाहरी है, उनकी रचना भी बाहर है, उनका एक्ट भी बाहर है, तो हम भारतीय कानून में अब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते थे। सपोज कुछ लोग बैठ करके विदेशों में भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं, मीन्स विदेश में बैठे हो आप, आपका एक्ट बाहर के कंट्रीज में इंडिया का नाम बदनाम कर रहा है। इंडिया में आपने कुछ भी नहीं किया, तो ऐसा कोई भी कानून नहीं था। लेकिन आज के कानून में अगर आप बाहर बैठ करके दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपने भारत के विरुद्ध कुछ भी कहा जो भारत के एकता अखंडता के अगेंस्ट में है, तो हमारी भारतीय पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर नोंद करके उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसके ऊपर यह भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाले समय में हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए किया गया है। महिलाओं के संदर्भ में
प्रॉमिस टू मैरी, शादी का झांसा दे करके अगर किसी व्यक्ति ने संबंध बनाया तो ऑफिशियली वो आईपीसी में, जो ओल्ड आईपीसी था उसमें वो गुनाह नहीं था। ओल्ड आईपीसी में, बाद में बदलाव आया बाय द वर्च्यू ऑफ सम अमेंडमेंट, लेकिन जो ओरिजिनल आईपीसी है, लेकिन उसका भी कुछ कॉन्क्रीट डिफिनेशन उसमें नहीं दिया हुआ था। पिछले कई शतकों से इस तरह के कई सारे केस आ रहे थे, तो यह कानून बनाते समय स्पेसिफिकली सेक्शन ऐड किया गया है। अगर किसी ने शादी का झांसा दे करके किसी महिला के साथ संबंध स्थापित, स्पेसिफिक सेक्शन दिया गया है। पहले इस तरह का एक प्रोविजन था, परसेप्शन था, पुलिस एफआईआर भी लेती थी, उसमें 420 भी ऐड करती थी, लेकिन अभी 420 सर ऐड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट आप इसी में कुछ करें, अगर उसने शादी के लिए आपको प्रलोभन दिया, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो एक अलग ऑफेंस, यह महिला सशक्तिकरण के लिए भी इसमें काम किया गया है। अलग से आपको उसको 420 प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं थी। अभी तो कई सारे जजमेंट आ गए थे सुप्रीम कोर्ट के कि अगर आपस में बातचीत हो रहा है, कई समय से दोनों साथ में है, तो यह ऑफेंस नहीं है, ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट है। इस कारण से महिलाओं में एक व्यथा गई थी कि अगर हम पे ऐसा अन्याय होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारा साथ नहीं दे रहा है बाय द वर्च्यू ऑफ रिफॉर्मेटिव लॉ। लेकिन अभी इस लॉ में स्पष्ट है, अगर किसी ने इस तरह का मिसकॉन्डक्ट किया, अंदर जाना ही है, सुप्रीम कोर्ट भी वो नहीं पाएगी। तो स्पष्ट रूप से इसमें कानून में वह, समय के साथ साथ जब अंग्रेज लोग आए थे तो उस समय बाइक होती नहीं थी, घोड़े होते थे, और घोड़े पे बैठने वाले पैसे वाले होते थे। तो उस समय चैन स्नेचिंग नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेजी सबसे बड़े चोर थे। आज के समय में बाइक, गाड़ी आम बात है। चोर लोगों ने भी नया तकरीर निकाल लिया। सोने के भाव बढ़ गए, 20 साल पहले 5,000 था, आज 80,000 है। तो सॉफ्ट टारगेट चैन स्नेचिंग, आईपीसी में कहीं भी चैन स्नेचिंग का स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था। कुछ हमारे ऑफिसर उसको 380 में, तो कुछ हमारे बंधु रॉबरी में, इस तरह से एज पर दियर परसेप्शन होता था। जब इतनी संख्या बढ़ गई, संसद को भी इसका संज्ञान लेना पड़ा कि चैन स्नेचिंग का एक अलग से ऑफेंस होना चाहिए। हमारी बहनों के गले का जो मंगलसूत्र है, उनकी जो शोभा है, अगर इसको कोई खंडित करेगा तो हमारा कानून, आज का कानून उसको छोड़ेगा नहीं। इस बात को ध्यान में रख करके थेफ्ट भी एक अलग से ऑफेंस बनाया गया है, जो हमारे महिलाओं के सशक्तिकरण का एक स्तंभ बना हुआ आज के समय में। अब तक क्या था, डेवलपमेंट ऑफ अमेंडमेंट, 6 साल से लेकर के 12 साल की बच्ची का अगर गैंग रेप होता है, गैंग रेप, तो उस पे फांसी की सजा थी। 12 साल से ऊपर, 18 के नीचे लाइफ। माने सजा में भी विक्टिम का एज फैक्टर होता था। लेकिन आज का कानून कहां है, कहता है हमारी विक्टिम चाहे 4 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, चाहे 18 साल की हो, उस पापी को छोड़ेंगे नहीं, सबको फांसी पे लटकाएंगे। 6 साल से लेकर के 18 साल तक अगर कोई हमारी बच्ची है तो उसके पापी को सेम सजा गैंग रेप में मिलेगी। यह भी एक महिला सशक्तिकरण का एक आधार स्तंभ इस नए कानून ने हमारे बहनों को दिया है। देखते थे कि किसी दुकान पे आपने देखा होगा कि लोग सस्ता लेबर करके बच्चों को हायर कर देते थे। 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे। ऐसे केसेस में पुलिस के पास भी वह कंडे एक्शन लेने का अधिकार नहीं था।
जब तक कि स्पेशल ऑफिसर, अलग से टीम, अलग से विजिलेंस, अलग प्रोसीजर था, जब तक उसका लंबा चौड़ा कायदा था, जब तक आप उस कायदे को फॉलो नहीं करोगे, आप किसी की दुकान में जाकर के उस बच्चे का एज क्या है जो लेबर है आप पूछ नहीं सकते थे। हमारे पुलिस बंधुओं का हाथ बंधा हुआ था। इसका इंपैक्ट था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने चाहिए, जिसका शिक्षा अधिकार है, वो अधिकार से वंचित होते थे, लेकिन हमारी पुलिस के हाथ बंधे हुए थे ज्यादातर केसेस में। तो अब ऐसे बच्चों को अगर पुलिस के ध्यान में आता है तो तुरंत इस नए कानून में भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है बिना किसी फर्दर प्रोसीजर के। यह हमारे उन सभी बच्चों के हित के लिए है, तो यह चाइल्ड और हमारे बच्चों के हित के लिए है कानून। जैसा कि मैंने कहा, क्राइम का स्वरूप और इंपैक्ट समय के अनुसार बढ़ता गया। टेररिस्ट, हमारे देश में हम मुंबई वालों ने कई सारे आतंकी हमले झेले हैं। उनको रोकने के लिए समय समय पर नया नया और बहुत स्ट्रांग कानून लाया गया। उस कानून में बहुत सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स थे, वो आईपीसी में नहीं थे। पुलिस सिंपल उन टेररिस्ट को पकड़ करके एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्मल एक्ट में सजा नहीं दे सकती थी। पुलिस को लंबे चौड़े प्रोसीजर, एसपी, डीएसपी लेवल के अधिकारी का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, और उसमें काफी प्रोसीजर में कई सारी लैकुना होने की संभावना होती थी, और इसका फायदा उन आतंकवादियों को होता था जो ऐसे लैकुना का फायदा लेकर के छूट जाते थे, क्योंकि उनके लिए अलग कानून था। हर अलग कानून का एक पुलिस बहुत जनरल है कि पुलिस या वकील या कोर्ट हर कानून में परफेक्ट नहीं हो सकते। जितना कायदा है उतना हमको इम्परफेक्शन की तरफ ले जाता है। उसका फायदा आतंकवादी लेते थे। इस बात का भी ध्यान रख करके हमारे संसद ने प्रस्ताव पारित किया इस कानून के तहत कि अब जो भी आतंकवादी गतिविधि होगी, हमारा एक ऑर्डिनरी पुलिस भी उस पर कार्रवाई कर सकता है। तुम आतंकवादी तुमको बचने देंगे नहीं, तुमको जेल के पीछे डाल के रहेंगे, और उसके लिए हमारे पुलिस के हाथ में जो हथियार चाहिए वो हथियार इस कानून में दिया गया है। तो हमारे देश की रक्षा का भी इसमें प्रावधान है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने देश की रक्षा को सशक्त करें, और पुलिस को ज्यादा से ज्यादा कैसे हम पावर दें, इसका भी हमें इसमें समागम देखने को मिलता है। आपके हाथ में पावर है पुलिस के कि आप उसको भारतीय न्याय संहिता में ले कार्रवाई या यूएपीए में ले, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। आप उसको आईपीसी में ले सकते हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता आपको प्रोसीजर नहीं करना है। आपका एक ऑर्डिनरी कांस्टेबल भी केस शुरुआत करे, नहीं तो पहले बड़े स्तर पे होता था लंबा प्रोसीजर, कन्फेशन के लिए लंबे चौड़े प्रोसीजर, उसको सिद्ध करना मुश्किल 10-20 साल लगते थे एक आतंकवादी के केस को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, अलग से कोर्ट था। इसका फायदा आतंकवादियों को होता था। लेकिन अब से वह आतंकवादी, वह देशद्रोही बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पुलिस के हाथ में नया डंडा मिल गया है। तो यह हम सभी के लिए भी एक सुकून का विषय है कि आने वाले समय में टेररिस्ट एक्टिविटी कम होगी ही। पिछले कानून में एक धारा थी कि अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो बच गया। क्या हो गया? बच गया। और अगर सुसाइड करते करते बच गया तो जेल में गया। सुना रहेगा नहीं तो जेल में गया। अगर मैंने
कर दिया सुसाइड, बच गया, और अगर सुसाइड करते करते बच गया तो जेल में गया। मीन्स सुसाइड वॉज एन अटेम्प्ट टू सुसाइड, नॉट सुसाइड। सुसाइड गुनाह नहीं था, एक खाली इकलौता कानून था। जो अटेम्प्ट गुनाह था, एक्ट गुनाह नहीं था। अगर वो एक्ट अगर कंप्लीट हो गया गुनाह नहीं है, अगर सिर्फ आधा हुआ गुनाह हो गया। यह अंग्रेजों की देन थी। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आपने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया तो यह ऑफेंस नहीं रहा। सरकार समझती है कि आपके दिमाग में गड़बड़ी है, यह हमारा संसद समझता है कि आपके मानसिकता में गड़बड़ी है, तो आपको दवा के लिए भेजा जाएगा। पहले जेल, अब हॉस्पिटल, जाना तो है। तो उसको मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत सरकार की जिम्मेदारी है, अगर किसी ने सुसाइड किया है तो जेल मत भेजो, क्योंकि हमें यहां पे लोगों को दंड नहीं देना है। उसके पीछे कुछ कारण होगा, उसका आप कारण समझो, आर्थिक कारण, शारीरिक कारण, पारिवारिक कारण, उसको दूर करो। मानसिक कारण, क्योंकि हमें यहां पे दंड नहीं देना है, हमें न्याय देना है। सम्माननीय डीसी साहब आ गए। सम्माननीय डीसी साहब के परमिशन से मैं जैसा कि आपके ध्यान में आ रहा है सब, क्योंकि लॉ बोरिंग है। आप बोर हो रहे क्या? बोर हो रहे हैं आप लोग? संतुष्ट हो रहे। जैसा मैंने कहा कि अगर आज के बाद अगर किसी ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया तो आपको मेंटल हेल्थ एक्ट में आपका इलाज होगा, आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। सरकार उस चीजों को जानना चाहेगी कि उसका कारण क्या है, आपने सुसाइड क्यों किया। लेकिन एक बात और है, हमने देखा होगा कि कुछ लोग पुलिस यंत्रणा को दबाव डालने के लिए सुसाइड का नकली नाटक कर लेते हैं। अब यह नाटक नहीं चलेगा। अगर किसी ने पुलिस यंत्रणा पे या सरकार के किसी भी यंत्रणा को पर्सनल स्वार्थ के लिए दबाव डालने का प्रयास किया और कहा कि अगर आपने यह काम नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, तो आपको अस्पताल नहीं, आपको जेल जाना पड़ेगा। यह इसमें स्पष्ट रखा गया है। आप एग्जेम्प्टेड नहीं हो, आधा एग्जेम्प्टेड हो, तो भी पुलिस पे दबाव लाना बंद करना चाहिए। जो ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए, क्योंकि संसद ने महसूस किया, कुछ लोग आंदोलन के नाम पे, कुछ लोग खाना छोड़ने के नाम पे, यह काम होना ही चाहिए, भले ही वह काम देश के हित के विरुद्ध में है, फिर भी सरकार को प्रेशर देने के लिए, डिपार्टमेंट को प्रेशर देने के लिए इस तरह से एक्ट होता था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, और सरकार और पुलिस को दबाव में आकर के कुछ इलीगल काम भी करने पड़ते थे। लेकिन इस बात का जब हमारे संसद ने रियलाइज किया तो इसका कानून बना दिया, जो अंग्रेजों के समय में नहीं था, आईपीसी में नहीं है। तो कोई भी प्रेशर से काम नहीं चलेगा, आपस में सामंजस्य से ही काम चलेगा, क्योंकि न्याय सामंजस्य से मिलता है, न्याय प्रेशर से नहीं मिलता है। एक और भी बदलाव का जो एंगल है, वह किसी आदमी ने किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, तो चूंकि यह कानून आईपीसी
150 साल का है, तो काफी कम पैसे का उसमें जुर्माना था, लेकिन उसको इंक्रीज कर दिया गया है, उसको 20,000 यहाँ तक कि लाखों रुपए भी हो गया है। तो आपने अगर या किसी ने भी अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, हमने देखा होगा कि जब दंगा होता है तो कई सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, उनको लगता है कि हमारा अधिकार है, हमारे ऊपर कुछ होने वाला नहीं अभी। लेकिन नए कानून में अगर आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया तो आपके ऊपर लाखों का जुर्माना हो सकता है। जो यह गतिविधि हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे संसद ने इसको भी इसमें ऐड किया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दंगाइयों को कंट्रोल करने के लिए दंगाई का यह अधिकार नहीं है कि आप प्रॉपर्टी को डैमेज करो, तो उनको रिस्ट्रिक्शन के लिए पिछले समय हमने देखा होगा किसी बात को लेकर के कुछ ग्रुप के लोग या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे किसी एक व्यक्ति को मार रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता था, खाली राइटिंग का केस होता था, दंगा, और वो ऑफेंस पेलेबल था। लेकिन अभी नए कानून में अगर किसी ने इस तरह की हरकत की, भारत का संविधान कहता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज। तो यह संविधान के स्पिरिट को बचाने के लिए अगर किसी ने इस बात को लेकर के 5 से अधिक लोगों ने किसी को मारा, किस पे आपत्ति की, तो इसको अलग से मॉब लिंचिंग का भी ऑफेंस अभी इसमें आ गया है। तो ऐसे लोग भी बचेंगे नहीं जो लोग हमारे देश में जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, बोली के नाम पे जहर फैलाते थे, लोगों को मारते थे और आसानी से बेलेबल ऑफेंस में निकल जाते थे। अभी उनको जेल में जाना पड़ेगा और ऐसे लोगों के लिए 7 साल की सजा दी गई है। ये हमारे देश के एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है यह एक्ट। हम अगर आगे देखेंगे, जिसके पास, कुछ लोगों के पास गाड़ी है, उनको लगता है कि रोड पे खाली वो अकेले ही चलना उनका अधिकार है, सामने जो भी आएगा डैश दे देंगे, बेलेबल ऑफेंस है, पैसा भर के निकल जाएंगे। अब आपका अधिकार नहीं है। आप अगर ऐसा सोचते हो तो गलत है। अगर आपने किसी को डैमेज किया, गुंडागर्दी वाला, लफंगों वाला स्टाइल अब भारत में नहीं चलेगा। अगर किसी ने रैश एंड निग्लिजेंट किया तो वो अवेलेबल नहीं रहेगा, उसमें 7 साल की सजा होने वाली है। कॉलेज के सामने, स्कूल के सामने रैश ड्राइविंग और या एक्सीडेंट करने के बाद वहां से निकल गए, पहले वो सब अवेलेबल था, अब छोड़ेंगे नहीं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, कानून बोल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक चोरी भी होता है, एक इसमें कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं। आपने अगर पहली बार किया तो आपको सेवा करो और निकल जाओ। चोरी छोटे पैसे का किया, सर्विस करो, कम्युनिटी सर्विस, क्योंकि आपने अनजाने में किया होगा, ये आपकी मजबूरी होगी, इसलिए आप सेवा करके निकल जाओ। लेकिन अगर आपने दोबारा किया, इसका मतलब है कि आपका इंटेंशन चोरी करना है। दोबारा यह कानून आपको छोड़ेगा नहीं, इसमें पनिशमेंट हो गया है। फर्स्ट बार पहला गुना माफ, दूसरा और उसके बाद का गुना माफ नहीं होगा। अब तक क्या था कि अगर आप चोरी करते थे तो मैक्सिमम 3 साल की सजा होती थी, 3 इयर्स। अब अगर आपने इंटेंशनल फर्स्ट ऑफेंस के बाद, कम्युनिटी सर्विस के बाद गुनाह किया है, तो आपको 7 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। इसका फायदा होगा कि वो जो चोर है
जो हमारे घर पे जिनकी नजर है उनको सावधान होना पड़ेगा और ऐसे करने से बचेंगे, क्योंकि इसके पहले के गुनाह सिर्फ 3 साल के होते थे। मैं वकील हूं, मुझे पता है एक एक चोर के ऊपर 10-10 केसें होती थी, फिर भी उनका चोरी करने का डेयरिंग था, क्योंकि पता है कि 2 दिन में बाहर आने वाला हूं मैं। और अगर मैंने गुनाह कबूल किया 10 केस हो गया, और एक बार अगर मैंने 10 केस में गुनाह कबूल कर लिया, 1.5 साल में 10-15 केस में मैं बाहर आ गया। लेकिन अब उन चोरों की खैर नहीं, क्योंकि जो 1.5 साल में बाहर आते थे, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं डिफेंस एडवोकेट हूं, डिफेंस काउंसिल हूं। 1.5 साल में आपने 100 चोरी की, सारे के सारे केसेस का एक ही बार चार्टफाइल फाइल हुआ है, गुनाह कबूल करो। हर जज साहब उसको 12-15 महीने में अगर वो जेल में है तो लोग उसको छोड़ देते। 3 साल तक सजा होता नहीं था, लेकिन अब 7 साल की सजा है, उसमें भी मिनिमम सजा है, आपको मिनिमम पीरियड रहना ही अंदर। तो यह हमारे घर की सुरक्षा का भी प्रोविजन है, हमारे बहनों की सुरक्षा का है, बच्चों की सुरक्षा का है, हमारे देश की सुरक्षा का है, और हमारे लिए भी हमारे बहनों के चयन, हमारे उनके दागिने और हमारे घर की सुरक्षा का भी प्रोविजन इस भारतीय न्याय संहिता में है, क्योंकि उसको हमको न्याय देना है, सभी लोगों को न्याय देना है। इन चीजों को ध्यान में रख करके ये अमेंडमेंट रखा गया है। पिछला जो आईपीसी था उसमें कई जगह पे माइनर वर्ड यूज किया गया था। इस भारतीय न्याय संहिता में माइनर वर्ड निकाल दिया। माइनर में अपना तो नहीं होता है, एक अपना आदमी, कोई हमारा भारतीय आदमी, हमारा नागरिक, तो उसको रिप्लेस करके वर्ड दिया गया चाइल्ड, अपना बच्चा, अपना चाइल्ड। एक अपना तो यह, जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में कहा कि यह दंड देने का प्रावधान नहीं है, यह न्याय देने का प्रावधान है। इसकी फीलिंग भी आनी चाहिए, मेरे बच्चे। इसलिए जहां भी माइनर वर्ड था उसको निकाल करके वर्ड इंजर्ट किया गया चाइल्ड। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक पिटीशन ऑर्डर किया था। भारत में करोड़ों की संख्या में हमारे तृतीय पंथ के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे। वे मजबूरी में भीख मांग के अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके पक्ष में कोई कानून नहीं था, बच्चों के पक्ष में था, महिलाओं के पक्ष में था, पुरुषों के पक्ष में था, लेकिन इस कम्युनिटी के पक्ष में स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं था। जबकि सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमारे ट्रांसजेंडर बंधुओं ने झेला है, अब तक वह भीख मांग के अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे करोड़ों बंधुओं को भी न्याय मिले, जैसा कि मैं आपको न्याय शब्द पे बार बार प्रेफाइज कर रहा हूं, समाज के हर तबके को न्याय मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन रखा गया है, उनका स्पेसिफिक नाम डाला गया है। चाइल्ड और ट्रांसजेंडर जो 2 शब्द नए हैं, यह इन कम्युनिटी को भी न्याय देने के लिए हमारे संसद ने किया है। पिछले आईपीसी में कई सारे वर्ड थे, ब्रिटिश इंडिया अभी भी चालू थे। 31 जून 2023 तक हम आईपीसी में ब्रिटिश इंडिया भी पढ़ते थे। 150 साल के बाद, आजादी के 80 साल के बाद भी हम ब्रिटिश इंडिया लिखते थे, क्योंकि वो वर्ड हमारे संसद ने निकाला नहीं था। और इस कानून ने क्वीन ब्रिटिश इंडिया, यह जो शब्द थे जो कॉलोनियल को दर्शाते थे, इन शब्दों को निकाल दिया गया है। तो आज का जो भारतीय न्याय संहिता है, मेरे हिसाब से वास्तविक स्तर पर यह भारतीयों के लिए न्याय देने का इसमें सारा का सारा प्रावधान है।
इसमें जो कुछ और भी जो कुछ मूलभूत बदलाव है, कई सारे ऑफेंसेस में पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। काफी सारे हैं, अगर मैं उसको रीड करूंगा तो काफी समय लग जाएगा। और ऐसे कई सारे ऑफेंसेस हैं जिनमें मिनिमम सजा नहीं थी। उसमें ऐसा लिखा होगा आईपीसी में कि 1 दिन से लेकर के 3 साल तक, और फाइन ऐसे वर्ड थे तो आरोपी लोग फाइन दे करके भी छूट जाते थे। लेकिन नए कानून में, जैसे कि अगर आपने बच्चे को खरीदा भीख मांगने के लिए, अगर आपने गुनाह किया तो मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन नहीं है, मिनिमम सजा देनी ही देनी उसको। पहले 1 दिन भी होता था, और अब अगर ऐसा होता है तो आपको उस व्यक्ति को 7 साल तो जेल में रहना ही रहना है। पहले 1 दिन था, आज कम से कम 7 साल मजिस्ट्रेट साहब का डिस्क्रिशन निकाल दिया गया है कि आपको 7 साल से कम देना ही देना नहीं है। तो इसका भी हमारे बच्चों के जीवन पर एक अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। और ऑर्गेनाइज क्राइम, यह जो मिनिमम जो सजा लगी है सिर्फ कुछ सेक्शन पे लगी है, जो हमारे बच्चों को भीख मांगने के संदर्भ में है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, कई लोग मिल करके क्राइम कर रहे हैं, देश को नुकसान कर रहे हैं, ऐसे केसेस में भी मिनिमम सजा नहीं थी 1 दिन से लेकर के 7 साल तक। अगर आपने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का चीट किया, 100 करोड़ मान लीजिए, तो सजा थी कि पनिशमेंट में एक्सटेंड अप टू 7 ईयर। माने अगर जज साहब को लगता है कि 1 दिन होना चाहिए तो आप 1 दिन गए, लेकिन अब वह नहीं चलेगा। मिनिमम 1 साल 2 साल जो मिनिमम है वो जज साहब को भी देना पड़ेगा। जज साहब पे भी बंधन कारक है, ऐसे क्रिमिनल लोग छूटेंगे नहीं। यह हमारे देश के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होता है। मिनिमम सेंटेंस, इस हिसाब से जो टेररिस्ट है उनमें भी मिनिमम सजा रखी गई है, कम से कम 5 साल। किसी भी अगर आप एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, पहले भी था, विच में एक्सटेंड्स टू 5 ईयर, विच में एक्सटेंड्स टू 7, 10 और अप टू लाइफ में शब्द था। जज साहब को लगता है कि नहीं 1 साल हुआ, छोड़ दो। अब जज साहब भी उसको 5 साल से कम की सजा नहीं दे सकते। तो यह हमारे देश के सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद आने वाले समय में होने वाला है। मैंने आपको नक्सल में भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानकारी दी। 2 एक्ट और बचे हैं, बहुत ही संक्षिप्त में है क्योंकि इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आपको मैं बोल दूं, ये जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय शास्त्र अधिनियम, अगर आपको इसको लेमैन के लैंग्वेज में समझना है, आम आदमी के लैंग्वेज में, तो जैसे कि होता है दूध, दूध एक ऑफेंस हो गया। उस ऑफेंस हुआ है तो कुछ प्रोसीजर होगा उसको रूल ऑफ लॉ में लाने के लिए। तो भारतीय शास्त्र अधिनियम उसको वह प्रोसीजर में लेके आएगा। आपको दूध से दही बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर करना होता है। दूध है तो प्रोसीजर हो गया, दही हो गया, आखिरी में घी बनता है। आखिरी वाला घी है साक्ष्य, एविडेंस। फर्स्ट आप क्राइम, दूध, प्रोसीजर से दही, और आखिरी में जो एविडेंस है, आपका एविडेंस कितना कॉन्क्रीट है, उस बेस पे उसको सजा लगती है। तो यह तीनों जो एक्ट है वो लेमैन की लैंग्वेज में दूध, दही और घी है। अगर दूध स्ट्रांग होगा और हमने उसको अच्छे से घी, दही
डालेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा और उस व्यक्ति को सजा लगेगी ही। तीनों का कॉम्बिनेशन अनिवार्य है। न्याय व्यवस्था में आपका क्राइम प्रोसीजर और आपने दोनों को कंबाइन करने के बाद क्या साक्ष्य कोर्ट के सामने आपने रखे हैं, उस अनुसार ही कोर्ट उसको सजा देने वाली है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो मैंने आपको कहा कि सबसे अधिक बदलाव इसी में हुआ है, लेकिन चूंकि अपने पास समय नहीं है, बेसिक जो बदलाव है वह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर के है। पुराने सीआरपीसी में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर के बहुत ही शॉर्ट में प्रोविजन था। अब तो पुराने सीआरपीसी के कारण एक्विटल का परसेंटेज बहुत हाई था। क्रिमिनल केसेस में 95% या 90% लोग एक्विट होते थे, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ प्रोसीजर हम उसको फॉलो करते थे। जो 1500 साल के पहले का जो प्रोसीजर था, जो समय था, उस बात को देख करके प्रोसीजर बनाया गया था। इस कारण से और आज के समय में काफी अंतर आ गया है। लोग काफी इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, लोगों का माइंड बहुत तेज चलना शुरू हो गया है। इसका फायदा वकील और आरोपी इंक्लूडिंग मी ऑल्सो लेते थे। लेकिन आज के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अगर स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट अब तक शुरू हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक पुराने प्रोसीजर ही चालू हैं। 4-5 साल के बाद आपको ध्यान में आएगा कन्विक्शन रेट सर बढ़ेगा, क्योंकि पंचनामा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी क्राइम का पंचनामा, सीजर पंचनामा, स्पॉट पंचनामा, रिकवरी पंचनामा, और इसी पंचनामा का प्रोसीजर में जो लूप होल है उसका फायदा वकील, उसका फायदा आरोपी लेकर के ज्यादा से ज्यादा एक्विटल होता था। लेकिन आज के समय में एक ऐप आया है, आपको पंचनामा ऐप पे करना होगा, डाउनलोड करना होगा। आप कहां पर हो लोकेशन उसमें आएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग रखी गई है, जो इसके पहले वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी। अगर वीडियो में दिख रहा है तो बड़े से बड़े वकील को भी बहुत मुश्किल होगी कि आपके द्वारा की गई पंचनामा का तोड़ निकाले। और ऐसे केस में कन्विक्शन की संख्या बढ़ने वाली है। इसका फायदा हमारे देश के लोगों को होगा। ज्यादातर क्रिमिनल जेल में रहेंगे। और अभी हमने, क्योंकि हमारे कोर्ट में सम्माननीय जज साहब हैं, उनका कहना है कि अभी अगर किसी भी चोर ने या किसी भी एक्यूज ने दोबारा क्राइम रिपीट किया तो मैं उसे बेल नहीं दूंगा। हमारा ऑफिसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि इतना स्ट्रांग स्टैंड लेने के बाद क्राइम में, एटलीस्ट चोरी में और कुछ ऑफेंस, बॉडी ऑफेंस में आपके पुलिस स्टेशन का कुछ सीआर कम हुआ होगा, इफेक्ट गिरा होगा। तो लेकिन अब यह कानून भी कहता है कि इसी तरीके से जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करना होगा। अगर वो रिपीटेड ऑफेंस है तो उसको माफी नहीं, पंचनामा, वीडियोग्राफी होगी। आपको एक ऐप पे लोड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में हैश वैल्यू इंपॉर्टेंट आ रही है। अभी तक हैश वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं था सर, हैश वैल्यू। और अगर हैश वैल्यू अगर प्रॉपर, अगर आईओ ने हैश वैल्यू का उस पर कोड करके नोटिंग किया है और फिर उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए भेजा है, तो ऐसे केसेस में उस पंचनामा को प्रूफ करना कठिन नहीं होगा। अब तक क्या था कि पंच को लेके आओ, पंच आए तो पंच होस्टाइल, काफी सारे पंच मर गए क्योंकि ट्रायल में समय लगता था। अब सारे के सारे रिकॉर्डिंग आ गए, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। आपको सिर्फ एक्सपर्ट का एक 65B जो पुराना था सर्टिफिकेट, अभी उसको 63 का सर्टिफिकेट,
अगर आपने दे दिया तो जज साहब को वह एक्सेप्ट करना ही करना है। अगर पंचनामा एडमिट हो गया तो ज्यादा से ज्यादा ऑफेंस एडमिट हो गया, उसको सजा लगनी है, छूटने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। इस तरह से हमारे प्रोसीजर में बदलाव है। साक्ष्य अधिनियम में भी ऐसा ही बदलाव है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की उसको किस तरह से एडमिशन हो, बहुत ही हल्का प्रोसीजर हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक के रूप में ही अगर एविडेंस है, सीसीटीवी कैमरा में है, तो उसको भी 65B एक्सपर्ट, कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है जो सीसीटीवी कैमरा को ऑपरेट करता है, उसके द्वारा पेन ड्राइव में ले लो, उसका सर्टिफिकेट ले लो, पूरा का पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा इंसिडेंट एडमिट हो जाएगा, गवाह आए चाहे मत आए।